16 मई 2026 भारत को नीदरलैंड से वापस मिली लगभग 1000 साल पुरानी चोलास राजाओं के जमाने की ताबे की पट्टियां। ये उस वंश की आवाज थीं जिसे हमने किताबों में पढ़ा तो था लेकिन कभी समझा नहीं। और सच बताऊं, जब मैंने ये खबर देखी तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया, कौन थे ये चोलास? आखिर ऐसी क्या बात थी कि 1000 साल पुराने इन रिकॉर्ड्स को दुनिया ने इतने साल तक संभाल कर रखा? दोस्तों, आज मैं आपको ले जाता हूं उसी सफर पर। यह कहानी है चोलास वंश की। हम सब जानते हैं, भारत हमेशा से कई संस्कृतियों का घर रहा है। यहाँ कई सभ्यताएं आईं, फली फूली और ढह गईं। मौर्य, गुप्त, मुगल, ये हमारी यादों में आज भी जिंदा है। लेकिन कुछ शानदार साम्राज्य ऐसे भी हैं जिनकी कहानियां कहीं दब कर रह गईं। अब चलते हैं 9वीं सदी में। उत्तर भारत की राजनीति पूरी तरह बिखर चुकी थी। 3 दिग्गज, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, सिर्फ कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, लगातार बिना कोई फैसला कर पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, बिल्कुल ऐसा ही संघर्ष दक्षिण में भी हो रहा था। पल्लव, पांड्य और चोलास, तीनों के बीच जंग, और इस जंग से विजेता बने चोलास। इस वीडियो में हम चोलास साम्राज्य के 450 साल पलटकर देखेंगे कि कैसे उन्होंने दक्षिण की राजनीति को स्थिर किया, कैसे अपना वर्चस्व न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया तक बढ़ाया। समझेंगे कि कैसे उन्होंने समंदर को अपना हथियार बनाया, अपनी नौसैनिक ताकत से कावेरी डेल्टा से उठे और हिंद महासागर क्षेत्र के बादशाह बन गए। और सबसे बड़ा सवाल, वो चोलास, महान चोलास कैसे बने? कहानी शुरू होती है। वैसे चोलास का इतिहास बहुत पुराना है। इस नाम का एक राज्य सबसे पहले बना था करीब 300 ईसा पूर्व, कावेरी डेल्टा के आसपास। इसका जिक्र अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है। इतिहासकार इन्हें अर्ली चोलास कहते हैं, लेकिन वो इन्हें साम्राज्य का दर्जा नहीं देते क्योंकि ये सिर्फ कावेरी डेल्टा के आसपास ही सीमित थे। अब ध्यान दें, हमारे वीडियो का नायक ये अर्ली चोलास नहीं है। नहीं, हम बात कर रहे हैं चोला साम्राज्य की, जिन्हें इंपीरियल चोलास कहते हैं, जिनकी कहानी शुरू होती है लगभग 850 ईस्वी में। और ये सवाल बहुत बड़ा है, क्या इनका उन अर्ली चोलास से कोई नाता था? इतिहासकार आपस में बहस करते हैं, कोई साफ जवाब नहीं। खैर, इंपीरियल चोलास इस वंश के संस्थापक थे। विजयालय चोला, वो पल्लवों के जागीरदार थे, यानी वो पल्लवों को अपनी वफादारी देते थे। अब पीछे चलते हैं 6ठी और 7वीं सदी में। उस वक्त कावेरी डेल्टा बंटा हुआ था 2 ताकतों के बीच। एक तरफ कांची के पल्लव, दूसरी तरफ मदुराई के पांड्य। पांड्य थे मदुराई और केरल के मालिक, और पल्लव वो तेलुगु इलाकों के बादशाह। कोई उन्हें चुनौती नहीं देता था। यही वो पल्लव थे जिनके एक राजा नरसिंहवर्मन ने उस चालुक्य राजा को बुरी तरह हराया था, जिसने हर्षवर्धन को धूल चटाई थी। लेकिन 9वीं सदी आते आते ये दोनों राज्य काफी कमजोर पड़ चुके थे और उनके बीच दक्षिण भारत की सत्ता को लेकर खींचतान चल ही रही थी। तभी विजयालय चोलास रणभूमि में उतरा। उसने इनकी कमजोरी और आपसी रार का फायदा उठाया, पांड्यों से छीन लिया तंजावुर और उसे अपनी राजधानी बना लिया। अब कहानी और तेज होती है। विजयालय के बेटे आदित्य प्रथम ने क्या किया? पल्लव वंश को पूरी तरह खत्म कर दिया और चोलास साम्राज्य को और मजबूत कर दिया। अब बात करते हैं चोलास के भारतीय अभियानों की। 925 में परांतक प्रथम ने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को हराया, अपना प्रभाव उत्तरी इलाकों तक बढ़ा दिया। लेकिन चोलास साम्राज्य के सबसे ताकतवर राजा कौन थे? यहीं से असली खेल शुरू होता है। 2 नाम, राजराजा चोलास प्रथम और राजेंद्र चोलास प्रथम। ये वो लोग थे जिन्होंने साम्राज्य को स्थिर किया और उसे कावेरी डेल्टा के बाहर तक फैला दिया। इन्हीं की बदौलत चोलास का कंट्रोल फैल गया। उत्तर में कृष्णा गोदावरी बेसिन से लेकर दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव तक, पश्चिम में लक्षद्वीप से लेकर पूर्व में मलाया प्रायद्वीप तक। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है राजेंद्र चोला प्रथम के नाम से। जब उसने अपने पिता राजराजा के बाद गद्दी संभाली तो पूरा साम्राज्य उसकी तरफ देख रहा था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि गंगा बेसिन तक का अभियान और ओडिशा व पाल शासकों पर जबरदस्त जीत। इसके बाद उन्हें एक खिताब मिला, गंगईकोंडा चोला, मतलब गंगा को जीतने वाला। यह जीत इतनी बड़ी थी कि पूरे साम्राज्य में धूम मच गई और राजेंद्र ने इस जीत की निशानी के लिए बसा दी एक नई राजधानी। नाम रखा गंगईकोंडा चोलापुरम। यह जगह आज भी तमिलनाडु में मौजूद है और अगले 250 सालों तक 1025 ईस्वी से लेकर लगभग 1275 ईस्वी तक यही रही चोलास की राजधानी। इतिहासकार चोलास की इस व्यवस्था को सॉफ्ट कोलोनियलिज्म भी कहते हैं। अब बात करते हैं पहली बड़ी विदेशी जीत की, परांतक प्रथम का श्रीलंका अभियान। इसे खत्म किया राजराजा चोलास ने। तिरुवलंगाडु प्लेट्स के अनुसार राजराजा की सेना ने समंदर पार करके श्रीलंका के राजा को जला दिया था।
जैसे राम का अभियान, लेकिन उससे भी बड़ा। इसके साथ ही चोलास ने मालदीव में भी अपना कब्जा बढ़ाया। राजराजा के जमाने तक साम्राज्य बहुत फैल चुका था। फिर भी राजेंद्र ने दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य पर बड़ा हमला किया, लेकिन जीतने के बाद भी सिर्फ अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखा। सवाल, इतना खतरनाक और महंगा अभियान क्यों, जब सीधा शासन नहीं रखना था? जवाब छिपा है उस समय की अर्थव्यवस्था, स्थानीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तुरंत वजह थी कंबोडिया के अंकोर वंश और श्रीविजय के बीच झगड़ा। अंकोर चोलास के सहयोगी थे। जब उनके बीच युद्ध हुआ तो राजेंद्र ने अंकोर के समर्थन में हमला कर दिया, लेकिन ये अकेले इतने बड़े अभियान को सही नहीं ठहराता। दूसरी थियरी, तमिल गिल्ड और समुद्री रेशम मार्ग की राजनीति। उस वक्त अरब के अब्बासिद खिलाफत और चीन के तांग वंश के बीच बहुत प्रॉस्परस ट्रेड चलता था। दक्षिण भारत और मलाया के बंदरगाह ये सबसे अहम पड़ाव थे। यहाँ जहाज रुकते थे, ईंधन भरते थे। इस ट्रेड पर एकाधिकार था तमिल गिल्ड्स का, लेकिन जहाज निर्माण तकनीक बेहतर हो गई। जहाज अब लंबी दूरी तक बिना रुके जा सकते थे। भारत के बंदरगाहों की जरूरत खत्म हो गई। जहाज सिर्फ मलाया के बंदरगाहों पर रुकने लगे। इससे तमिल गिल्ड्स को भारी नुकसान हुआ। फिर श्रीविजय ने मलाया स्थित तमिल गिल्ड्स के साथ भेदभाव शुरू कर दिया। हालात और बिगड़ गए। माना जाता है कि इन्हीं गिल्ड्स की लॉबिंग पावर की वजह से राजेंद्र ने श्रीविजय पर हमला किया। उसे डर था कि कहीं ये गिल्ड्स दुश्मन राज्यों का साथ न देने लगे। वजह चाहे जो हो, एक तथ्य ये है कि राजेंद्र ने अपनी बेजोड़ नौसैनिक ताकत से दक्षिण पूर्व एशिया में बड़ी जीत हासिल की। उसकी नेवी इतनी ताकतवर थी कि 1972 में एक नौसैनिक प्रशिक्षण अकादमी का नाम टीएस राजेंद्र रखा गया। इस अभियान के बाद श्रीविजय साम्राज्य खत्म हो गया। वहां छोटे छोटे राज्य बने जिन्होंने चोलास की अधीनता और उनके सैनिक अड्डों को माना। नतीजा, अगली एक सदी तक दक्षिण पूर्व एशिया में तमिल गिल्ड्स का दबदबा रहा और समुद्री रेशम मार्ग पर चोलास का वर्चस्व। अब बात करते हैं सभ्यतागत स्वर्णकाल की। चोलास के समय को सभ्यतागत स्वर्णकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में बड़े बड़े बुनियादी ढांचे, मंदिर और बेहतरीन कांस्य मूर्तियां बनी। कावेरी बेसिन में जबरदस्त कृषि विस्तार हुआ। बड़ी नहरें बनी, जिनमें सबसे मशहूर राजेंद्रन वायक्काल और ओया कुंडन आज भी मौजूद हैं। साथ ही बड़े जलाशय बने। सबसे अहम गंगाई चोलापुरम का 16 मील लंबा 16 गंगम, जिसे लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। मंदिरों की बात करें तो राजराजा से पहले के राजाओं ने छोटे मंदिर बनवाए थे, लेकिन चोलास के मंदिरों का आकार और शान राजराजा के शासन में 5 गुना बड़ा हो गया। यूनेस्को ने द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इसमें 3 मंदिर हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर सबसे पुराना और सबसे बड़ा, राजराजा प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया। गंगाई चोलापुरम का बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम ने 25 साल बाद बनवाया। दारासुरम का एरावतेश्वर मंदिर राजराजा द्वितीय ने बनवाया, सबसे छोटा। ये मंदिर द्रविड़ शैली के बेहतरीन उदाहरण है। सबसे अद्भुत है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ग्रेनाइट का बना इसका विमान पिरामिड जैसी ऊपरी संरचना 59 मीटर ऊंचा है, बिना सीमेंट या मोर्टार के। 1000 साल बाद भी खड़ा है। सबसे ऊपर का पत्थर 80 टन का है। इंजीनियर आज भी बहस करते हैं, बिना आधुनिक मशीनरी के इसे 59 मीटर ऊपर कैसे पहुंचाया? कोई जवाब नहीं। चोलास शैव थे। तंजावुर मंदिर के मुख्य देवता शिव हैं। यहाँ भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है और यहाँ मिलती है विश्व प्रसिद्ध नटराज की कांस्य मूर्ति। शिव का वह ब्रह्मांडीय नृत्य जो सृष्टि और विनाश दोनों दिखाता है। इसके अलावा भोग शक्ति और सुब्रमण्य की कांस्य मूर्तियां भी बेहतरीन मानी जाती हैं। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं थे, क्योंकि इन्हें बड़े अनुदान मिलते थे, इसलिए ये आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। साथ ही ये गांवों के कल्याण के लिए भी काम करते थे। साहित्य में भी बहुत विकास हुआ। चोलास काल में ही लोकप्रिय वैष्णव ग्रंथ नलायर दिव्य प्रबंधम को 12 अलवार संतों ने संकलित किया। अब बात करते हैं चोलास के प्रशासन की, उनकी विरासत का अहम हिस्सा। यहाँ हमें पूरी तरह विकसित सचिवालय की जानकारी मिलती है। तार के पत्तों पर चोलास ने एक शानदार रिकॉर्ड सिस्टम बनाया, जमीन के रिकॉर्ड से लेकर खुफिया रिपोर्ट तक। चोलास साम्राज्य 9 प्रांतों मंडलम में बटा था। हर प्रांत के गवर्नर के पास अपनी स्थायी सेना होती थी। प्रांतों को नाडु नाम के जिलों में बांटा गया। इन नाडु को चलाती थी नाट्टर, एक स्वशासित सभा। चोलास प्रशासन मुख्य रूप से केंद्रीकृत था, लेकिन उसमें शक्तिशाली और स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का होना भारतीय इतिहास में बिल्कुल अनोखा और अनूठा नवाचार था। इसका श्रेय राजराजा प्रथम को दिया जाता है। गांवों को चलाती थीं 2 तरह की सभाएं, उर और सभा। उर सभा में सभी जातियों के लोग रहते थे। सभा उन गांवों अग्रहार को चलाती थी जो चोलास राजाओं ने ब्राह्मणों को दान में दिए थे।
इस व्यवस्था की विरासत हमें गांधी के ग्राम राज्य के विचार में और आधुनिक भारत की पंचायती राज व्यवस्था में भी दिखती है। चोला सेना की सबसे दिलचस्प बात उनकी बेजोड़ नौसैनिक शक्ति। एक और दिलचस्प बात, वेनिस के यात्री मार्को पोलो के अनुसार राजा के सभी अंगरक्षक मरे हुए राजा की चिता में खुद को जला देते थे। अब आता है अंत, पतन। चोलास वंश पर शासन किया काबिल राजाओं ने। कुलोथुंगा प्रथम, विक्रम चोलास, कुलोथुंगा तृतीय। इन्होंने क्षेत्र की अखंडता बचाए रखी, लेकिन कुलोथुंगा तृतीय के जमाने में ही पतन शुरू हुआ। पहला कारण, श्रीलंका में सिंघली राज्य का उदय। उन्होंने चोलास को श्रीलंका से बाहर निकाल दिया। दूसरा कारण, 1260 ईस्वी के बाद कमजोर शासक आए, राजराजा तृतीय और राजेंद्र तृतीय। एक रिकॉर्ड के अनुसार राजराजा तृतीय को उसी के एक सामंत ने बंधक बना लिया था। तीसरा कारण, पांड्यों का उदय और होयसलों की चालाक राजनीति। होयसलों ने चोलास और पांड्यों दोनों को बढ़ने से रोकने की कोशिश की। चोलास को रोकने में वे सफल रहे, लेकिन पांड्य फिर भी एक शक्तिशाली ताकत बन गए। पांड्यों ने पहले होयसलों को हराया, फिर 1279 में चोलास को। राजेंद्र तृतीय के समय तक पांड्य साम्राज्य अपनी समृद्धि के चरम पर था और 1279 राजेंद्र तृतीय के शासन की आखिरी दर्ज तारीख है। उसके बाद भारत से चोलास का नामो निशान मिट गया। लेकिन चोलास वंश सिर्फ भारत में खत्म हुई। एक अलग शाखा फिलीपींस में 16वीं सदी तक रही। इस वंश की स्थापना फिलीपींस के सेबू शहर में एक भारतीय चोलास राजकुमार राजामुड़ा लुमया ने की थी, जो वहां एक सैन्य अड्डा बनाने गए थे। लेकिन स्पेनिश आक्रमण के बाद ये राज्य भी खत्म हो गया और चोलास साम्राज्य का शानदार इतिहास कहानी बनकर रह गया। लेकिन चोलास की विरासत आज भी जिंदा है और वहां की संस्कृति, धर्म और मंदिरों में फल फूल रही है। तो दोस्तों, चोलास सिर्फ एक वंश नहीं थे, वो एक आइडिया था, ताकत का, सागर पार जाने का, इतिहास को दोबारा लिखने का। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही दबी हुई, धूल भरी और धमाकेदार कहानियां लाते रहेंगे हर हफ्ते। बीइंग एक्टिव, अपनी कहानियों का अपना ठिकाना। और हाँ, अगली कहानी किसकी चाहिए कमेंट में बताओ।